गुड इवनिंग। तो आज हम क्लास 12 का चैप्टर वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सदस्य राशि है। तो चलो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बात करते हैं पहले सदस्य राशि। तो पहले हम ये जान लेते हैं सदस्य राशि होती क्या है। तो वे भौतिक राशियां जिनमें हमें क्या परिमाण के साथ साथ क्या कहा मैंने, परिमाण के साथ साथ किसकी दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, सदस्य राशियां। मतलब परिमाण की आवश्यकता तो होती है, उसके साथ में किसकी दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं हम, सदस्य राशियां। तो वैद्युत विभव, इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में परिमाण के साथ साथ इसकी दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। अब देखो बोल्ट किसका मतलब, विभव भी का मात्रक होता है, ठीक है। न्यूटन मतलब किसका, बल क्या होता है, एफ। तो ये किसका मात्रक होगा, बल का होगा। फेरेड ये होता है आपका धारिता सी का मात्रक, धारिता किसका, सी का मात्रक। और अगर हम आपसे पूछा धारिता सी क्या होती है, तो सी बराबर क्यू अपॉन वी। क्या होती है धारिता, सी बराबर क्यू अपॉन भी। तो यहां से पूछा जाए संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा, तो आप कहेंगे फेरेड। या इसका एक और मात्रक होता है माइक्रोफेरेड, जो होता है फेरेड से छोटा मात्रक होता है, इसको कहते हैं माइक्रोफेरेड। इसको लिखते हैं म्यू एफ से, क्या लिखते हैं, म्यू एफ। और फेरेड को लिख देते हैं अमूमन नॉर्मली हम एफ से, और माइक्रोफेरेड को लिखते हैं म्यू एफ से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एक माइक्रोफेरेड धारिता के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं और इन के श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफेरेड का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है, परिणामी धारिता ज्ञात कीजिए। मतलब देखो एक के दो किस्म जुड़े समांतर क्रम में। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं समांतर क्रम जो धारिता होती है उसका समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका C इक्वल टू क्या होता है, वो होता है आपका C इक्वल टू, ये होता है आपका C इक्वल टू C1, कितना होता है C1 प्लस C2, कितना होता है C बराबर C1 प्लस C2। जब एक को जोड़ोगे तो C बराबर क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस 1 बराबर आ गया कितना 2। अब इसमें क्या है 0.5 माइक्रो किस में जोड़ा है, ये जोड़ा है आपका श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। और C1 का मान कितना निकल के आया यहां से, ये तो निकल गया है 2, तो 1 अपॉन C। अब यहाँ पे ये मत समझना C, अगर चाहे तो उसको C डैश मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं उसको हम C डैश, क्योंकि ये दोबारा C माना, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्या मान C, तो C1 का यहाँ मान कितना रखो 2, तो इतना 1/2 प्लस 1 बाई, अब ये C2 का मान इसका किसका C2 का मान, यहां से 0.5 रखो, क्या रखोगे 0.5, या तो आप 0.5 रख लो। अगर आपको 0.5 नहीं रखना है तो इसका मान क्या रख सकते हो आप 1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना 0.4 आएगा। सिंपल सा दिख रहा है, 1/2 में आप 1/0.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 0.4 आएगा। ना ही 16 आएगा, ना ही 10 आएगा, ना ही 12 आएगा। तो इसका आंसर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता कितनी है प्रत्येक की धारिता, तो प्रत्येक की धारिता है C, ठीक है। किस क्रम में जोड़े, तो ये जोड़े श्रेणी क्रम में। तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी। अब देखो श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम का मैंने अभी क्या बताया आपको फॉर्मूला, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है आपका कितना होता है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है आपका 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और चूंकि अगर आपसे देखा जाए तो क्या प्रत्येक की धारिता कितनी C है। जब प्रत्येक की धारिता C है तो C1 और C2 और C3 तीनों की मान क्या है C है, तो क्या हो जाए 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C हो जाएगा। और तुल्य धारिता को हम कुछ ही मान ले C डैश मान ले रहे हैं, ठीक है। जो तुल्य धारिता उसको क्या मान ले C डैश। इनका एलसीएम लो तो एलसीएम कितना आ जाएगा C से C कटे क्या बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 3 अपॉन C, मतलब 1 अपॉन C डैश बराबर कितना आया 3 अपॉन C। और अगर हम C डैश की बात करें कितना आ जाएगा C अपॉन 3, कितना रिवर्स हो जाएगा ना कि C डैश 1 अपॉन C डैश का मान 3 अपॉन C है, तो C डैश का मान कितना हो जाएगा C अपॉन 3। तो इसका अभी ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर, C अपॉन 3 इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बिंदु आवेश Q को ए परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल क्या हो। अब देखो यहाँ पूछा बल, क्या पूछा बल, वो भी आवेश कितना Q, ठीक है। और यहाँ पर
ई क्या है, परिमाण वाले वैद्युत क्षेत्र। अब देखो यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें तो आपने वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा पढ़ी होगी, किसकी पढ़ी होगी आपने, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा हमने क्या बताई थी कि जो ई होता है ना, ई वो किसके, एफ लगने वाले किसी परीक्षण आवेश क्यू पर लगने वाले बल और उस आवेश की निष्पत्ति को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, अर्थात ई बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो या क्यू। ठीक है, अब यहां से बात करते एफ, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है बल, क्या पूछा गया आपसे, बल एफ, क्या पूछा गया, एफ बल। तो यहां से अगर इसकी अपन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू क्यू, क्या हो जाएगा, बल का मान कितना आ जाएगा, ई इंटू क्यू। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जो लगने वाला बल होगा वो कितना होगा, ई इंटू क्यू के बराबर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मत, अच्छा हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लोग क्या देखते हैं कि उन्होंने वोल्ट देखा और तुरंत मार दिया विभव का मात्रक। तो ये विभव का मात्रक नहीं है, ये एक ऊर्जा की एक छोटी इकाई, किसकी, ऊर्जा की एक छोटी इकाई है, यानी किसका मात्रक, ये ऊर्जा का मात्रक, किसका मात्रक है, ऊर्जा का, ना ही विभव का है, ना ही वेग का है, ना ही कोणीय वेग का है। तो ये ऊर्जा का एक छोटा सा मात्रक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है। तो यहां पर कहीं दिमाग नहीं लगाना है, आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप ये देखिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। तो यही एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर इस पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। कितना, 1.6 × 10⁻19 जूल। देखो लिख गया ना जूल, तो किसका मात्रक हो गया ये आपका, ऊर्जा का, किसका, ये हो गया ऊर्जा, क्या हो गया, ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का गमन पथ क्या हो। वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये पूछा गया आपके पेपर में। तो यहां से देखो मैं आपको बताऊं, देखो जब क्या होता है, जैसे ये समझ लो, यहां पर आपका धन आवेश है, ठीक है, यहां आपका ऋण आवेश, या ये नहीं समझना है आपको तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें आपका यहां से नीचे क्यों लग रहा है, क्या, वैद्युत क्षेत्र ई, क्या लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र ई। तो समझना, जब यहां से लंबवत, देखो वैद्युत क्षेत्र ई कहां क्यों लग रहा है, नीचे को लग रहा है, यहां से कोई लंबवत एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गमन करेगा। तो इसमें ऐसे गमन करेगा, ऐसे ऊपर तक जाएगा और फिर वापस से फिर ऐसे नीचे आएगा। ठीक है, तो ये जो ऐसे पथ बनता है ना, तो कैसा होता है, परवलयाकार। कैसे बनता है, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, सिद्ध कीजिए, पढ़ा ना। तो ऐसी तो आकृति बनती थी इसमें। तो ये क्या होगा, ना ही वृत्ताकार होगा, ना ही दीर्घवृत्ताकार होगा, ना ही कुंडली के आकार का होगा, तो ये होगा परवलयाकार। कैसा, परवलयाकार। तो इसका आंसर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी लगा सकते हैं इसको, क्योंकि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे किस कोण पर काटते हैं, 90 पर, 45 पर, 30 पर नहीं काटती हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये रेखा एक दूसरे को बिल्कुल नहीं काटती हैं। क्या कहा मैंने, बिल्कुल नहीं काटते हैं। क्यों नहीं काटते, तो इसका रीजन समझते हैं अपन। जब दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं तो इस प्रकार से एक दूसरे से दूर इस तरीके से चलती हैं आपकी, जैसे चलती, अगर मान लो ये धन आवेश, ये ऋण आवेश है, तो कैसे ऐसे धन से चलती है, ऋण पर समाप्त हो जाती है, ऐसे चलती है। तो ये एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, अगर जी इनको काटेंगे, सपोज दैट यहां से एक आई और इसको ऐसे इसने काट दिया, ठीक है, ऐसे आके यहां से इसने इसको काट दिया, तो जिस बिंदु पर ये काटती हैं, क्या कहा, जिस बिंदु पर ये काटते हैं, इस बिंदु पर इसकी दो क्या हो जाएंगे, दो दिशाएं होंगी। इस बिंदु पर इसकी कितनी दिशाएं होंगी, दो। क्योंकि क्या होता है, मैंने क्या बताया आपको, जब आपने इसको पढ़ा होगा तो किसी इस क्षेत्र रेखा पर खींचा गई स्पर्श रेखा, क्या कहा मैंने, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, वो क्या होती है, इसकी दिशा दर्शाती है। क्या दर्शाती है, इसकी दिशा। और अगर मान लो कोई दूसरी रेखा आके इसको ऐसे काट देती है, क्या करती है, इसको काट देती है, तो इसमें एक ही बिंदु पर कितनी दिशा हो जाएंगी, दो। तो जो कि संभव नहीं है, इसलिए कभी भी दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती हैं। तो ना तो इसका 90 सही है, ना 45 सही है, ना 30 सही है। इसका आंसर है डी, नहीं काटती हैं। तो कभी भी दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं।